कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम अपना वोट किसको दें, क्योंकि अगर हमारा वोट बटेगा तो ना हमारा प्रधान होगा, ना हमारा जिला पंचायत होगा, ना हमारा विधायक होगा, ना हमारा सांसद होगा, और हमारे समाज का खाली शोषण होगा। तो आप सभी को सजग होना है। कहने का मतलब ये है मेरा, एक गांव में अगर प्रधान जी हैं वो बुजुर्ग अवस्था में आ गए तो क्या मतलब है कि उनका लड़का भी उनकी तरह राजनीति कर सकता है? क्या उनकी सोच का उनका लड़का हो सकता है? लेकिन आज के समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी, जैसे राजा महाराजा के बेटे राजा होते थे, वैसे आज राजनीतिक पार्टियां चाहती कि हमारा ही परिवार का व्यक्ति वहां खड़ा हो। यह है कि नहीं है? तो हम लोग के बीच में हम लोगों की तरह एक गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से उठे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और संघर्ष किए, लोगों की आवाज बने और आज संघर्ष करके लोकसभा के सांसद। क्या आप बताइए मुझे, क्या आप लोग को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी बीजेपी के पार्टी के हैं? आप लोगों को लगता है? लोग कहते हैं बीजेपी के। आप बताओ, अपने लोगों की बात करना, अपने लोगों के लिए अगर आवाज कोई उठाता है, बोलता है, तो बीजेपी का भी पार्टी हो गया? आप बताइए। तो आप लोगों को सोचने का विषय है। आने वाले समय में जिला पंचायत का चुनाव होगा, आपका प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा, तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा हमें कितना वोट देना। देखिए, जब तक हमारा सांसद नहीं होगा, हमारे विधायक नहीं होंगे, क्योंकि सरकार एक मनोवाद सोच की सरकार, हमारे जैसे लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। मैं तो बार बार कहता हूं अपने युवा साथियों से कि आप सभी एक संख्या में हो, एक साथ हो, क्योंकि संख्या में दम होता है। अगर संख्या नहीं रहेगा तो लाठी मार के खदेड़ दिए जाएंगे। अगर संख्या में हो कोतवाली पे पहुंच जाए, अगर 100 की संख्या में पहुंच जाए अपनी पैरवी करने के लिए, अगर मुकदमा लिखवाने के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी इंस्पेक्टर महोदय होंगे वो 100 की संख्या देखकर मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा वहां पे। लेकिन अगर वहां 2 लोग चले जाए कि नीला कब्जा आ गया, नीला कब्जा में भरे हो तुरंत, और वही 100 की संख्या में गए तो उनको अमल करना पड़ता है। तो इसीलिए बार बार कहता हूं अपने युवा साथियों से कि आप सभी संख्या में हो, एकत्रित हो। जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, एकत्रित नहीं होगे, एक साथ नहीं होगे, तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होना है। चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो कोर्ट हो, हर जगह मनोवाद सोच के लोग आज खिंडन जाके बैठे हैं। तो हमें आपको विचार करना, जब तक हम आप इकट्ठा नहीं होंगे। बताइए, हम सभी, आप सभी को मालूम होगा इस देश में जो जनसंख्या के आधार की बात होती है तो 22% की जनसंख्या में हम लोग हैं। अनुसूचित समाज 22% की जनसंख्या में है आबादी के मामले में। और बताइए, एक घर में, जिस घर में, एक गांव में अगर एक घर में 10 बच्चे हो जाते हैं तो मुझे लगता है पूरा गांव मुझे डरता है। जब तक नहीं डरता है कि वो 10 लोग के मुंह मर जाते हैं। तो आप बताओ, हम जो 22% संख्या वाले हैं, 22% की आबादी में रहने वाले हम लोग हैं, और हम लोग डरते हैं, सबसे नीच कहलाते हैं। सबसे नीचा अगर कोई है तो आज के समय में चमार जाते हैं, सबसे नीचा है। क्या हम लोग के हाथ पैर में कुछ लगे हैं क्या? कि हम लोग के कपड़े अच्छे नहीं है, कि शक्ल नहीं अच्छी है? ऐसा कौन सी बात है कि हम नीचे हैं? लेकिन हम लोग खुद नीचा समझते हैं। हम लोग स्वयं सोचते हैं कि मैं नीचा। जिस दिन अपने दिमाग से चीज निकल गया कि मैं नीचा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, लेकिन आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं नीचा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। हम लोग गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, मानव को मानने वाले हैं, हमारे अंदर हिंसा नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है, आज थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कतें हो गई, बोलने को बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, क्योंकि समय का भी अभाव है। तो मेरा आप सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है, आने वाले पंचायती चुनाव में, प्रधानी में आप लोग प्रयास करिए कि जहां पे 60 घर, 70 घर, 80 घर की आबादी होती है, वहां पे आपका प्रधान होना चाहिए। जब आप इतने अच्छे रोड में खुद हो तो कैसे तीसरा निकल जाता है? इस चीज को सोचना चाहिए। मैं बता दूं, मेरा गांव एक बगल में मटकरपुर है, जाति का चमार हूं। नाम मेरा जितेंद्र कुमार है, प्रधान रहा तो जीतू प्रधान बन गए। तो अनुसूचित सीट पर हमने जीता था,
दूसरी बार फ्री सीट आ गई, एक बार जनरल सीट है, लेकिन हमारे यहाँ की 70-80 में वहां। लेकिन हम लोग एक मुट्ठी में, हम लोग एक मुट्ठी में। आज के 15 साल पहले हमारे यहाँ कायस्थ बिरादरी की सिफारती बिरादरी होती, उनकी संख्या बहुत अच्छी है। वो लोग हमेशा हर पल पे, हर त्योहार पे हमारे लोगों को मारते हैं। और हमारा समाज एकदम दबा हुआ समाज था हमारे गांव में। लेकिन मैं बात ही रहता था, जब से मैंने नेतृत्व किया 15 साल पहले, 15 साल के इधर, आवाज हमारे गांव के एक बच्चे को किसी को छूने की हिम्मत नहीं, मारने की बहुत दूर की बात, चमार कहने की हिम्मत नहीं है, चमार कह दे। तो ये सोचने का विषय है कि अगर एक व्यक्ति अगर खड़ा होकर नेतृत्व किया तो उस गांव का शक्ल बदल गई। आज मटकरपुर ऐसा गांव है कि जहां 2-4-6 गांवों में कहते हैं भैया मटकरपुर के चमारों से नहीं होता, उनके अंदर बड़ी यूनिटी है। तो वैसे हर जगह पे जहां हमारे लोग काफी मात्रा में है, वहां एक यूनिटी बनाइए। और जब तक खुद की ताकत नहीं होगी, और जिनकी ताकत अगर आपकी अंदर खुद की हो गई, तो मैं जानता हूं कि तरीका पाने का भी अगर अगर ना होगा कि यहाँ के लोगों से उलझने का कोशिश मत करिए। तो इसी साथ अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद। और एक बात और अपने से आप लोग से कहूंगा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। सबसे बड़ा गार्जियन अगर होता है कोई, तो माँ और पिता होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में नोट करिएगा। आप जैसा उसको गाइड करेंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा आप उसको, जैसे एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको पानी डाला जाता है, बड़ा होता है, विकार होता है, बहुत बलशाली हो जाता है, वैसे आपका बच्चा भी है। जितनी अच्छी शिक्षा देंगे, जितनी अच्छा उसको आप समझाएंगे प्रयास करेंगे, समाज में चलने की अच्छी बातें बताएंगे, अपने इतिहास में पुराने इतिहास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताएंगे, काशीराम साहब के बारे में बताएंगे, ज्योतिबा फूले के बारे में बताएंगे, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बताएंगे। जो महिलाएं घर में जो बेटियां पढ़ी लिखी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा मोबाइल में ना चला के, इंस्टाग्राम ना चला के, आप लोग एक बार इतिहास को पढ़िए, इतिहास की किताबों को पढ़िए। आप सभी आगे निकले, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। और जब आपका भविष्य उज्जवल रहेगा तो ये जो कलंक हम लोग के ऊपर लगा हुआ है नीच का, ये हट जाएगा। तो मेरा उम्मीद है, और इसके साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। सूर्या जी ने कहा तो प्राथमिक विद्यालय में अगर आपका बच्चा जाता है तो आप लोग जाके वहां के अध्यापक से, प्रधान अध्यापक से ये जरूर पूछने का प्रयास करिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और मैं जानता हूं अगर माताएं या बहनें अगर चाह लें तो अगर वो ईमानदारी से 1 घंटा अपना निकालें और उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना हो गया, मोबाइल में ज्यादा समय देते हैं, तो अगर आप लोग 1 घंटा अगर अपनी ईमानदारी से अगर निकाल के उस बच्चे के प्रति आप खाली डंडा लेके बैठ जाइए, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा चाहे कहाँ से क्या पढ़ता हो, चाहे 1 से लेकर 100 तक की गिनती पढ़ता हो, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास वो करेगा। लेकिन जब तक आप लोग सशक्त नहीं होंगे तब तक बच्चा वो हमेशा, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमेशा उन्हें टिकटॉक या तमाम चीज़ों मोबाइल पे होती, क्योंकि उससे बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। उससे आप लोग ये ना सोचें कि उससे बच्चे आपके बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आकर्षित उस मोबाइल पे हो चुका है, शिक्षा के मार्ग से कहीं ना कहीं जा चुके हैं वो लोग। तो वहाँ पे हमारे आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है इन बच्चों के प्रति कि आप लोगों को 1 घंटा अपना अमूल्य समय निकालिए, सारा काम छोड़ने के बाद 1 घंटा निकाल के उसके पास बैठिए। भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है, लेकिन किताब खोल के बैठे तो कम से कम सामने। जब तक आप निगरानी नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। और जब ये शिक्षित होंगे, यहीं से सीखरिका पाड़े से एक बच्चा निकलेगा, एक सरकारी व्यवस्था में एक सरकारी कर्मचारी बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, 4th क्लास से लेके 1st क्लास की नौकरी पा सकता है, और उस परिवार का विकास होगा। क्योंकि जिस परिवार में एक सरकारी नौकरी है, आप लोग देख लीजिए आज उनका जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है कि नहीं है। जहां एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वहां देखिए उनके जीने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनके पास वाहन से लेकर सारी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि हमारे लोगों के पास आर्थिक कमजोरी है। तो जब तक हमारे समाज के लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी खुद नहीं समझेंगे, तब तक इस दलदल की व्यवस्था से हम बाहर नहीं आ सकते हैं। हम सभी बंद कर दो।
तो हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लिए। अभी डॉक्टर साहब दुर्गा जी ने कहा कि हम लोग को कोई सैलरी नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है। हम लोग का जो प्रयास है कि अपने समाज को आगे की तरफ ले जाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, एक मुट्ठी में करना है। क्योंकि जब तक हम सभी एक मुट्ठी में नहीं होंगे, एक ताकत में नहीं होंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। क्योंकि एक कहावत कही गई है, फूल डालो राज करो। जो हमारे पूर्वजों के साथ किया जाता था वह आज भी होता है हम लोगों के साथ। तो हम सभी को एक साथ एक मुट्ठी में होना है। यहां एक दलित समाज है, अनुसूचित समाज, तो छोटी जाति के लोग यहां ठीक ठाक, लेकिन जहां 2-4 घर है वहां उनकी जाके पूछिए क्या दशा है। उन परिवार से पूछिए कि उनके साथ कितना अत्याचार आज भी होता है। हमारा देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, संविधान को मानने वाले लोग हो गए, लेकिन आज भी जहां 4 घर है वहां उनका शोषण होता है। और आपके गांव में अगर 4 घर ब्राह्मण है तो आपका समाज चाहे 100 घर हो तभी वो राज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक शिक्षित समाज से है, उसको सारी जानकारियां हैं, सारी अधिनियम मालूम है, सारे कानून मालूम है। और आप सब जाके उन्हीं की अगर कोई बात होता होगा तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आपके समाज में अगर जागरूक लोग नहीं हैं तो सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंचते होंगे कि मालिक हमारी ये व्यवस्था बिगड़ गई, इस तरह देखिए। तो आप सबको सबसे पहले अपने गांव में एक नेता चुनना चाहिए, एक शिक्षित जो एक शिक्षित हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, पहले उसको चुनना चाहिए। क्योंकि आपकी पैरवी वो करे, ना कि वो करें। क्योंकि जो आपकी पैरवी ये करेंगे तो ये आपको अपना समझेंगे, आपको अपना भाई मानेंगे। इस पे आप लोग को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी एक बार अनुसूचित सीट आ जाती है, मैं देखता हूं कि प्रधानी में अगर अनुसूचित सीट आ गई तो 6-6 घर खड़े हो जाएंगे प्रधानी लड़ने के लिए। और शायद 10 वोट की शायद कुवत ना उनके पास, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रधान बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वहीं एक सवर्ण समाज का व्यक्ति आप ही के बीच से एक व्यक्ति को खड़ा करता है और प्रधान बना के राज करता है। आपको इन सब चीजों पे विचार करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से आरक्षण दिया और आरक्षण के हिसाब से सीटें आती हैं, चाहे वो अनुसूचित सीट हो या पिछड़ी सीट हो। हम सभी को 85 की बात करनी चाहिए। हम लोग इस देश के व्यवस्था 85% की आबादी है इस देश में, सबसे ज्यादा 15-85 की बात शायद काशीराम साहब के बारे में आप सभी जानते होंगे। जानते काशीराम साहब के बारे में? मैं इन माताओं से पूछता हूं, जानते हैं आप लोग काशीराम साहब के बारे में? आप लोग जाने जाला के जाना ला, हाथ उठावल जाए। अब बताओ तो आपके काशीराम साहब जो है बहुजन समाज पार्टी बनौले रहने, ये तो जाने जाला कि ना जाने जाला? बहुजन समाज पार्टी जाने जाला कि नहीं? बहन जी जाने जाला? तो काशीराम साहब ने उस बहुजन समाज पार्टी को बनाया। काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे। जैसे आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद संस्थापक है, वैसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब रहे, जो बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाए। उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। काशीराम साहब का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और आज बहन जी का नारा है स्वर्जन हिताय स्वर्जन सुखाय। तो किसी भी पार्टी पे कोई टीका टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं है, बस शुक्रिया करता हूं।
हेलो। और आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया गया था, और यहाँ के लोगों ने कहा कि इस गांव में कार्यक्रम करना है अध्यक्ष जी, तो इसलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है अपने समाज को जगाने का, क्योंकि हमारा समाज जो है एक सोई हुई कौम है। और आज देश आज़ाद हुए 55-60 साल हो रहे हैं, लेकिन आज की भी दुर्दशा अगर देखा जाए तो एक जाति व्यवस्था जो है उसी के अनुसार है। आज कितने लोग हमारे समाज के पढ़ लिख के कमिश्नर, डीएम अधिकारी तमाम वर्गों में जा पहुँचे हुए हैं, सबके पास अच्छी संसाधन है, अच्छे कपड़े हैं, उसके बाद भी लोगों को जो है आज भी हजम नहीं होता है। आज भी वो उस भाव से लोगों को देखते हैं जिस भाव से देश आज़ाद होने के पहले देखते थे। हम लोग को जागने का प्रयास करना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, हम संगठित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि जगह जगह चौपाल लगा के अपने लोगों के बीच में जाके उन माताओं बहनों को समझाने का प्रयास रहता है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को शिक्षा के मार्ग पे ले जाएं, क्योंकि जब तक आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको अपना इतिहास नहीं मालूम होगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग अगर हमारे बुजुर्ग जो एक दलदल की जिंदगी जिए, उनके पास शिक्षा का भाव नहीं था। और आज भी लोगों को बार बार देखा जाए हर जगह, हर क्षेत्र में जो एक शिक्षा की व्यवस्था है उसको जर्जर किया जा रहा है। जो सरकारी व्यवस्था है उससे अच्छे से कॉन्वेंट स्कूलों में व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाइयाँ तो होती हैं, लेकिन महंगाई का दौर है, हमारे लोगों के पास वो पैसा, वो व्यवस्था नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए।